इसी में हमने पढ़ा है समांतर माध्य ज्ञात करने की। पहली श्रेणी थी व्यक्तिगत, दूसरी श्रेणी थी खंडित, और इसके बाद तीसरी श्रेणी आते सदस्य श्रेणी में हम इसके अनुसार करते हैं अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार। खंडित श्रेणी की अप्रत्यक्ष विधि, उसके लिए हमें ये मान दिया गया है। खंडित श्रेणी के में हमें वर्ग अंतराल के आधार पर मान दिया जाता है, सदस्य श्रेणी में हमें वर्ग अंतराल के आधार पर मान दिया जाता है, और उसके लिए अप्रत्यक्ष विधि के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए मतलब कल्पित माध्य, वह कल्पित माध्य हमें x में से लेना होगा। पहले हमें पहले की भांति dx ज्ञात करना होगा। a मानना है कल्पित माध्य, हमें इस संख्या में से लेना है कल्पित माध्य 25, x में से लिया जाएगा कल्पित माध्य, और उसके बाद dx का मान निकलेगा dx बराबर x माइनस ए। 5 में से 25 गए माइनस के 20, 15 में से 25 गए माइनस के 10, 0, 10 और 20। हमें ये dx का मान मिल गया। हमें अपने फार्मूले के अनुसार करना है f dx। f dx का मतलब f की और dx की मल्टीप्लाई करनी है। उसके लिए हमें ये निकालनी है संख्या f dx। माइनस का 60, 5 की इसमें गुणा करिए माइनस के 50, 0, 60 और 140, और इनका योग करेंगे। योग करके माइनस का 110 और प्लस का 200, तो जो आंसर निकलता है वो निकलता है 90 प्लस का। फार्मूला रखना है अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ डी एक्स, a का मान हमने माना था 25 प्लस एफ डी एक्स है हमारे पास 90 और n है हमारे पास 25। इसको डिवाइड करेंगे 90 को 25 से, 75, 15.06, 150, 3.6। तो इस प्रकार से हमारा मान आता है 28.6। तो ये हमारा मान कहलाया समांतर माध्य की गणना खंडित सदस्य श्रेणी में इसके आधार पर, अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर। इसके बाद अब हम इसी को आगे देखते हैं। अभी तो हमने जो पढ़ा वह पढ़ा समांतर माध्य। समांतर माध्य की गणना एक विधि और आती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में जो हमें फार्मूला दिया गया है उस विधि का तीसरी विधि होती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का जो फार्मूला है x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी डैश x अपॉन n इंटू आई। इस संख्या को भी हमें उसी आधार पर करना है, लेकिन इसमें फार्मूले में डैश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारा वर्गांतराल होता है उच्च सीमा जो हम x मान ज्ञात करते हैं उसको हम वर्गांतराल के आधार पर भाग देके और बाद में उसकी गुणा करते हैं, तो हमारे पद विचलन विधि से अंतराल की गुणा करनी पड़ती है, तो हमारे पद विचलन विधि से भी हमारा औसत मान ज्ञात हो जाता है। इसके बाद अब तक हमने जितने भी पढ़े वह थे हमारे सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य के बाद अब हमें पढ़ना है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य और सरल समांतर माध्य में कुछ विशेष अंतर नहीं है, एक छोटे से मान का अंतर है। भारित समांतर माध्य वह मान होता है जब माध्य ज्ञात करते समय, माध्य निकालते समय कुछ अन्य मदों पर विशेष बल दिया जाता है, तो हमें वह भार दिया जाता है और उसी के आधार पर हमें गणना करनी होती है, जिसके लिए हमें फार्मूला प्रयोग करना होता है। भारित समांतर माध्य के लिए हमें फार्मूला प्रयोग करना होता है x बार इज इक्वल सिग्मा एफ डब्ल्यू
अपॉन सिग्मा W। इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग किया जाएगा सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। X मान हमें प्रत्यक्ष रीति में दिया जाता है और W का मतलब वेट, उसी से संबंधित हमें जो वेट दिया गया है वो लिखना है और सिग्मा W उस संख्या से हमें भाग देना है। तो इस प्रकार से हमें भारित समांतर माध्य का भी आकलन कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है समांतर माध्य। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है माध्यिका। अगला टॉपिक शुरू करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या है? माध्यिका मतलब मध्य बिंदु। किसी भी श्रेणी को, किसी भी मान, कोई भी मान जब हमें दिया जाता है तो हमें उस श्रेणी को सबसे पहले आरोही क्रम में यानी कि सीधे क्रम में रखना होता है और उसी के आधार पर हमें उसकी माध्यिका ज्ञात करनी होती है। आरोही क्रम में निकाले गए मान को ही माध्यिका कहा जाता है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि किन्हीं 5 विद्यार्थियों के जो मार्क्स आए हैं, परीक्षा में जो नंबर आए हैं वो दिए गए हैं 17, 25, 30, 35 और 45। ये तो एक इत्तेफाक है कि हमने ये श्रेणी आरोही क्रम में ही लिखी है, लेकिन अगर ये किसी भी उल्टे सीधे क्रम में होते तो भी हमें सबसे पहले इसे आरोही क्रम में ही लिखना होता। तो आरोही क्रम में लिखते समय माध्यिका निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है n+1 अपॉन 2। इसके लिए भी हमें उन्हीं 3 श्रेणियों का प्रयोग करना है। खंडित श्रेणी, सबसे पहले आती है व्यक्तिगत श्रेणी, उसके बाद खंडित श्रेणी और उसके बाद सतत श्रेणी। सबसे पहले हमारे पास थी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर हमें ये देखना होता है कि यदि हमारे पास जो संख्याएं हमें दी गई हैं, जो मान निकालने के लिए हमें संख्या दी गई है, वह सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि वह हमारे पास सम संख्या है तो हमें फार्मूला यूज़ करना होता है सिग्मा n/2। तो m का फार्मूला आता है n/2। और अगर वो संख्या विषम दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5 मान दिए गए हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होता है n+1/2। तो यहाँ पे हमारा आता है n+1/2 में हमें 5 मान दिए गए हैं, तो 5 + 1/2 = 6/2 = 3। यानी कि जो उस मान में तीसरा मूल्य होगा वही हमारी माध्यिका होगी। माध्यिका स्थिति मान को बताती है, संख्या मान को नहीं। जो हमारी मध्य बिंदु है वह 30 है, इसके आधार पर हमने माध्यिका का मान ज्ञात किया। यह तो एक उदाहरण था। इसके बाद हम इसी को आगे करते हैं श्रेणी के आधार पर। इसे भी हम विभिन्न श्रेणियों में इसका आकलन करते हैं और श्रेणी के आधार पर ही हम इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर, खंडित श्रेणी के आधार पर और तीसरा आता है सतत श्रेणी के आधार पर। विधियां वही आएंगी। पहली है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। इसके लिए अलग अलग फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे कि हमने अभी बताया, सबसे पहले श्रेणी की जो भी हमें मान दिया जाता है, हमें x मान दिया जाता है, संख्याएं दी जाती हैं, वह किसी भी रूप में हो सकता है। आय हो सकती है, आयु हो सकती है, उत्पादकता हो सकती है, मूल्य हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ का हम आकलन इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मान दिया गया है वो दिया गया है पदों का आकार। हमें इस सवाल में दिया गया है पदों का आकार और पदों की संख्या।
कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 9 संख्याएं हमें दी गई हैं। अब इन 9 संख्याओं को अगर हम देखें, हम इनका आकार देखें तो पहले नंबर पे आता है 3। जो हमें संख्याएं दी हैं उसको हमें सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। 3 4 6 6 7 9 10 11 और 12। हमने देखा कि इन पदों के आकार हमें दिए गए हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई एक संख्या एक ही बार है, एक संख्या 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी रिपीट हो सकती है। तो उसी के आधार पर हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले जितनी संख्याएं 9 संख्याएं हैं और 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो हमें अगर इस विधि के अनुसार m का मान निकालना है तो फार्मूला लगाना है n+1/2, यानी कि 9 + 1/2 बराबर 10/2 यानी कि 5। तो पांचवें पद पर जो संख्या है वही हमारी इसकी माध्यिका कहलाएगी और पांचवें पद का मान 7 है। तो माध्यिका यह आया पांचवा पद। जैसे कि आपको मैंने बताया माध्यिका स्थिति मान को बताती है। पांचवा पद 7 है तो हमारी जो माध्यिका कहलाएगी वह 7 कहलाएगी। तो ये तो हमारा हुआ उस श्रेणी में जब हमें संख्याएं विषम दी गई हों। अगर हम इसी चीज़ को दूसरे आधार पर करें, जब हमें संख्याएं सम दी गई हैं और उसके आधार पर अगर हमें मान ज्ञात करना है, सम संख्या के आधार पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके मान दिए गए हैं 5 7 7 8 9, 5 7 7 8 9 10 12 15 21 22, 10 12 15 21 और 22। ये हमें एक संख्या पदों का आकार दिया गया है। ये कहलाएगा पदों का आकार और ये है पदों की संख्या। फार्मूला लगाना है हमें यहाँ। चूंकि संख्याएं सम हैं और सम संख्या के लिए हमें m निकालने के लिए जो फार्मूला लगाना है n/2 प्लस n/2 वा पद प्लस n+1/2 वा पद बटे पदों की संख्या बटे 2। n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वा पद ये हमारा फार्मूला होता है n/2 प्लस 1। n/2 n कितना है हमारा 10, यानी कि 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2 तो 10/2 ये हमारा क्या हुआ 5 और उधर हमारा आता है 5 + 1 5 + 1/2 यानी कि 5 + 6 वां पद। यहाँ आएगा 5वां पद बटे 2। 5वां पद हमारा क्या है 9 और छठा पद हमारा क्या है 10। 5वां पद रखेंगे 9, छठा पद रखेंगे 10/2 यानी कि 19/2 बराबर 9.5। तो हमारी जो माध्यिका निकल कर आएगी वो कहलाएगी 9.5। तो ये तो हमने पढ़े सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर। अब इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं
खंडित श्रेणी के आधार पर इसी का हम मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें सवाल में जब मान दिया जाता है तो वह किसी भी रूप में दिया जा सकता है। इसमें हमें खंडित श्रेणी, वह श्रेणी सदैव क्रम से दी हुई होती है। जो खंडित श्रेणी होती है वह सदैव क्रम से दी जाती है। इसमें आरोही व अवरोही क्रम में अनुविन्यसित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह किसी भी रूप में दी जा सकती है। उसके लिए हमें CF निकालना होता है। जैसे कि हमें पदों की संख्या दी गई है या कुछ भी हमें दिया गया है, सपोज कह दीजिए ये जूतों का आकार है या कक्षा के नंबर हैं, किसी भी रूप में, उसके आधार पर फिर हमें उसकी आवृत्ति दी जाती है। उसी मान की हमें आवृत्ति दी जाती है। जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, परीक्षा में प्राप्त अंक, और उसकी फिर हमें दी गई है आवृत्ति। इस श्रेणी में हमें आवृत्ति मान भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परीक्षा में प्राप्त अंक 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, और आवृत्ति है 2, 3, 5, 4, 3, 2 और 1, ये इसकी आवृत्ति है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, खंडित श्रेणी के आधार पर। खंडित श्रेणी के आधार पर सबसे पहले हमें CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता की गणना करनी होगी। संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्ट में CF बोलते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है, जो ये हमें बारंबारता आवृत्ति दी जाती है, इसको हमें जोड़ना होता है। सबसे पहले 10 का मान 2 ही रहेगा। अगली संचयी बारंबारता अगले मान को जोड़ते हुए लिखी जाती है। 2 में 3 जोड़ते हैं 5, 5 में 5 जोड़ते हैं 10, 10 में 4 जोड़ते हैं 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़े 19 और 1 जोड़ा 20। तो इसलिए हमारे सामने कौन सी क्या आ गया मान, 20। ये हमारी संचयी बारंबारता श्रेणी आ गई। इसके लिए हमें फार्मूला लगाना है m = n/1+। खंडित श्रेणी के लिए, खंडित श्रेणी के लिए हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है। तो हमारे पास क्या मान है, 20, और 20 तो अपने आप में एक सम संख्या है। हमारे पास मान आता है 20/2 यानी कि 10वां पद 10, इसका मान आता है 10, m = 10। तो हम ये देखते हैं कि ये मान 10 कौन से समूह में, कौन से वर्ग में आता है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो ये m 10 है, ये हमारा जिस बच्चे ने 20 अंक प्राप्त किए हैं उनकी बारंबारता 10 है, तो अतः इसका मान m = 20 होगा। ये तो हमने जो फार्मूला लगाया ये कहलाता है n+1 वें पद का आकार। दसवें पद का आकार है 20, तो हमारा जो आंसर होगा वह 20 होगा। तो इस तरह से हमने इसकी खंडित श्रेणी के आधार पर, प्रत्यक्ष विधि के आधार पर इसका आकलन किया है। खंडित श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद इसमें आती है सतत श्रेणी। तीसरा मान आता है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के अंतर्गत हमें संख्याएं किस प्रकार से दी जाती हैं। सतत श्रेणी में हमें जो संख्या दी जाती है
वे वर्ग अंतराल के आधार पर दी जाती है, समूह के आधार पर, जिसके लिए जैसे कि हमें देखना है वर्ग अंतराल, प्राप्तांक वर्ग। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्राप्तांक वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। प्राप्तांक वर्ग और इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, बारंबारता दी गई है हमें 14, 25, 34, 12 और 15। इसके बाद अब हमारे लिए जो हमने इसमें सतत श्रेणी के अनुसार अपने सवाल को करना है, उसके लिए फार्मूला यूज़ करना है m = L1 + I/C × n/2 - c। इस फार्मूले को हमें प्रयोग करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले सतत श्रेणी इसके लिए हमें फार्मूला लिखना है m = L1 + n/2 - c / f × I। L1, इस फार्मूले को देखते हैं। m का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें L1 लिखनी है। L1 हमारी निम्न सीमा है, उसके लिए n/2 - c f × I। इस फार्मूले को रखते हुए हमें अपने सवाल को करना है। लेकिन इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें शॉर्ट m, छोटे m को ज्ञात करना है। और हमारी संख्याएं हम देखते हैं 5 और 4 9 और 4 13 और 2 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 100। हमारी संख्या का मान 100 है। 100 को m = n/2 = 100/2 = 50। 50वां मान, 50वां मान हमें किस में देखना होगा? इसके लिए हमें पहले संचयी बारंबारता निकालनी होगी। 14 में 25 जोड़ेंगे 39, 39 में जोड़ेंगे 34, 73, 73 में 12 जोड़ेंगे 85, 85 में 15 जोड़ेंगे 100। अब हमारा जो m का मान 50 आया है, वो हमें देखना है कि कौन से ग्रुप में आता है। वो आता है इस संख्या में। 73 से कम संख्या आती है, जो 50 इसी के अंदर समाया हुआ है, तो हमें ये ग्रुप मिलता है 20 से 30। 20 से 30 का जो हमें वर्ग अंतराल मिलता है, उसके लिए हमें फार्मूला ये वाला प्रयोग करना है। L1 n/2 - c / f × I। तो L1 कहलाती है निम्न सीमा, निम्न सीमा 20 है, प्लस n/2, n/2 का मान 50 है, माइनस c का मतलब उससे पहले ग्रुप की संचयी बारंबारता 39, f का मतलब उसकी बारंबारता 34 और × I का मतलब वर्ग अंतराल 10। तो इस प्रकार से हमें इस संख्या को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये संख्या आती है 20 + 11/34 × 10 20 + 110/34, 110 को भाग करेंगे 34 से, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 3.2। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 + 3.2 = 23.2। तो जो हमारी माध्यिका ज्ञात होगी वह होगी 23.2। तो ये जो हमने सवाल किया है, ये हमारा कहलाएगा सतत श्रेणी के आधार पर माध्यिका की गणना। तो हमारा जो मान निकल के आया वो निकल के आया 23.2। इसी के आधार पर
हमने पहले समांतर माध्य पढ़ा, फिर माध्यिका पढ़ा, अब हमें पढ़ना है बहुलक। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं, जिसके लिए हमें संख्या ज्ञात करने के लिए बहुलक क्या है? बहुलक एक ऐसा मान होता है जब हम किसी संख्याओं का, किसी उत्पादन का, आय का, जिसका भी हम मान ज्ञात करना चाहते हैं, जहाँ पर उस संख्या का बहुत अधिक मान दिया गया हो, यानी कि बार बार उसका मान दिया गया हो, उसके मान की संख्या बार बार आ रही हो, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह कितनी बार प्रयोग किया गया है, उसे ही हम बहुलक के आधार पर गणना करते हैं। भूयिष्ठक या बहुलक एक ऐसा मान है जो आवृत्ति की स्थिति पर निर्भर करता है, और यह निर्भर करता है कि वे कितनी बार उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसकी गणना जो हम करते हैं, इसके लिए हमें इसकी गणना z के आधार पर की जाती है। बहुलक का मान हम z के आधार पर भी निकाल सकते हैं और इसकी गणना m0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें वही श्रेणियों का प्रयोग करना है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो सबसे पहले हम करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहले जो हमें मान निकालना है वो निकालना है व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर। व्यक्तिगत श्रेणी में एक तो होती है निरीक्षण विधि और दूसरी कहलाती है एक तो हम निरीक्षण विधि के द्वारा मान ज्ञात करते हैं और दूसरा हम समूहीकरण विधि के द्वारा मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे निरीक्षण विधि के द्वारा। इसमें हमें सिर्फ x मान दिया होता है। x मान किसी भी रूप में मार्क्स दिए गए, या तो प्राप्तांक दिए गए हैं बच्चों के, या किसी चीज़ की ऊंचाई दी गई है, या किसी चीज़ के जैसे कि जूतों के आकार दिया गया है, किसी भी रूप में हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, इसमें हमें दिया गया है जूतों की आकार संख्या से बहुलक आकार ज्ञात कीजिए। जूतों की आकार संख्या, जूतों का जो साइज होता है 2, 4, 3, 3, 5, 7, 6, 6, 6, 4, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। अब हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बस हमें इतना मान देखना होता है कि कोई ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर हम इसको मान के आधार पर रखें तो 2 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 हैं। तो अब देखिए 7 तक हमारे पास मान है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे कि 2 है, 2 बार प्रयोग हुआ तो उसकी बारंबारता 2 होगी। अब 3 मान है, 1, 2, 3 बार आ रहा है तो इसकी बारंबारता 3 होगी। और इसके बाद 4 मान 1 और 1 2 बार आया है, 5 मान 1 बार आया है, 6 मान 1, 2, 3 और 4 बार है, और 7 मान भी 1 बार है। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग की गई है, 4। तो अतः इस संख्या का जो बहुलक होगा वह 6 होगा। यानी कि 6 मान की बार बार आवृत्ति होने के कारण वह बार बार प्रयोग की जा रही है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, तो बहुलक यानी कि z या फिर हम कहें m0 6 है। तो इस प्रकार से बहुलक मान 6 होगा। तो ये तो हुआ निरीक्षण विधि के द्वारा। अब इसी निरीक्षण विधि में अगर हमें सवाल में दिया गया है खंडित श्रेणी के आधार पर
खंडित श्रेणी में हमें ऊंचाई दी गई है और उस ऊंचाई के आधार पर हमें उसकी बारंबारता यानी कि व्यक्तियों की संख्या भी दी गई है। जो ऊंचाई है वो मीटर में होगी। ऊंचाई है 150, 160, 170, 180, 190 और 200 और 210। इसकी जो बारंबारता है 2, 4, 8, 10, 5, 6, 3। इसमें हमें सीधा सा मान बता रखा है कि 150 ऊंचाई वाले 2 व्यक्ति हैं, 160 ऊंचाई वाले 4 व्यक्ति हैं, 170 ऊंचाई वाले 8 व्यक्ति हैं, 180 ऊंचाई वाले 10 व्यक्ति हैं और 190 ऊंचाई वाले 5 व्यक्ति हैं, 200 ऊंचाई वाले 6 हैं और 210 ऊंचाई वाले 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा मान इसमें 10 है और 10 का जो ऊंचाई मान है वह 180 है। तो अतः Z 180 होगा, यानी कि बहुलक का मान 180 होगा क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं। इसमें हमने पढ़ा निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक का मान ज्ञात करना।